नमस्कार। गुजरात मॉडल विद प्रोफेसर हेमंत शाह। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल दरअसल है क्या, जिसको लेकर इतना तमाशा किया था। दरअसल गुजरात महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि पूरे देश में तथाकथित विकास का यही मॉडल लागू किया और जिसके तमाम सारे परिणाम और दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। तो गुजरात मॉडल को आज समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझा जा सके। इसीलिए हम लोगों ने गुजरात के प्रोफेसर और शास्त्री प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वहाँ के इकोनॉमिक मॉडल के बारे में डिटेल बताएं। आप कई किताबें भी लिख चुके हैं, लगातार भाषण देते रहते हैं, वर्कशॉप लेते रहते हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनसे समझने का अपना अलग आनंद है। पिछली बार हम लोगों ने ओवरऑल मॉडल के बारे में समझा था। इस बार हम देखेंगे कि गुजरात का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो शिक्षा के साथ क्या व्यवहार करता है और इस इकोनॉमिक मॉडल के साथ जब पॉलिटिक्स मिल जाती है तो शिक्षा की क्या हालत हो जाती है। नमस्कार सर, स्वागत है शो पर। सर, गुजरात मॉडल का डंका तो हम सबने सुना है। पिछली बार आपने बहुत विस्तार से जीडीपी वगैरह के आंकड़े देकर हमको समझाया। ये बताइए, गुजरात में शिक्षा की क्या हालत है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री पर भी अक्सर सवाल उठता रहता है, जो गुजरात की ही एक यूनिवर्सिटी की है। तो अभी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है, शिक्षा पर बजट का क्या हालत है, शिक्षा का ओवरऑल क्या एटमॉस्फियर है, कैसे ये पिछले 15, 20, 25 सालों में बदला है, ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में, जो गुजरात सरकार का बजट है, इसके बारे में बात करूंगा। नई शिक्षा नीति जो 2020 में मोदी सरकार ने घोषित की, उसमें यह कहा गया है कि जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा के पीछे खर्च होना चाहिए। उस नीति में यह भी लिखा गया है कि करीब 4% खर्चा राज्य सरकारें करती है, करना चाहिए, और 2% खर्चा भारत सरकार को करना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि क्या गुजरात सरकार गुजरात की जीडीपी का 4% खर्चा शिक्षा के पीछे करती है? मैंने जो बजट का अभ्यास किया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि गुजरात में 4% या 3% तो छोड़ो, लेकिन सिर्फ 1.5% खर्चा गुजरात में सरकार शिक्षा के पीछे कर रही है। इसमें सारी शिक्षा की बात आ जाती है। हाँ, जीडीपी का 1.5%, तो इसमें सारी शिक्षा की बात आ जाती है। वो प्राथमिक शिक्षा है, वो माध्यमिक शिक्षा है, वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है। ये सभी का खर्चा मिला दो तो भी जीडीपी का 1.5% खर्चा गुजरात में सरकार कर रही है। एक और बात मैंने देखी गुजरात के बजट में, वो ये भी है कि साल दर साल हमेशा जो टोटल बजट है उसमें शिक्षा का खर्चा कम होता जा रहा है। जैसे कि 2010-11 में, जबकि नरेंद्र मोदी यहां मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात सरकार का टोटल बजट 69,000 करोड़ रुपयों का था और गत साल टोटल बजट 2,41,000 करोड़ रुपयों का हो गया। और इस साल मतलब 2023-24 में जो टोटल बजट है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपयों का हो गया। अब इसमें देखिए कि 2010-11 में शिक्षा को का जो खर्चा था वो 16.54% था, करीब 17% था। 16.54। यस, और 2022-23 में मतलब गत साल वो 12.67% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि करीब 4% बजट का खर्चा भी कम हुआ। एब्सोल्यूट नंबर बड़ा है, लेकिन बजट में जो टोटल खर्चा होता है शिक्षा के पीछे, उसमें काफी कमी आई है।
ये बात देखी जाती है। इसका मतलब यही होता है कि गुजरात सरकार जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब और जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं है तब भी शिक्षा के निजीकरण के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है, जैसे कि DISE भारत सरकार, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुजरात में जो बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसमें करीब 44 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो इनसे कम है। इसका मतलब ये हो गया कि निजीकरण बहुत ज्यादा हो गया है और गुजरात में ये जो निजी स्कूलें हैं उसकी जो फीस है वो तो इतनी बढ़ती जा रही है हर साल, और उसके लिए उन्होंने एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई, लेकिन वो रेगुलेटरी कमेटी आप समझ लीजिए कि कुछ काम ही नहीं कर रही या कुछ रेगुलेशन ही नहीं कर रही, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका अनुभव यही है कि फीस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आंदोलन हुआ था इसलिए ये कमेटी बनाई गई, लेकिन बाद में इसका जो नतीजा आना चाहिए कि फीस कम हो जाए निजी स्कूलों में भी, इसके बारे में कुछ एक्शंस लेने चाहिए, वो लिए नहीं जा रहे हैं। एक दूसरी बात भी हमें सोचनी चाहिए और जिसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत दिक्कत वाली बात आती है। ये रेशियो को भी छोड़ दो, मैं उसकी बात बाद में करता हूं, लेकिन एक सीधा साधा आंकड़ा हम देख लें। अभी जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा गत मार्च में हुई थी, इसमें करीब 11.5 लाख बच्चे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठे थे, और जो 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा हुई इसमें करीब 5.5 लाख विद्यार्थी बैठे। इसका मतलब यह हुआ कि 6 लाख विद्यार्थी तो वैसे ही ड्रॉप आउट हो गए। अब जो 5.5 लाख विद्यार्थी बैठे उसमें जो रिजल्ट आया वो करीब 80% आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि करीब 4 लाख विद्यार्थी पास हुए। 4-4.25 लाख विद्यार्थी 12वीं कक्षा की बोर्ड की एग्जाम में पास हुए। उसमें से कितने विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं, तो वो करीब 3 लाख जाते हैं। तो जो 11.5 लाख विद्यार्थी 10वीं कक्षा में बैठते हैं उसमें से 3 लाख विद्यार्थी जाते हैं कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 75 एक और आंकड़ा जी जी 75% के आसपास 10वीं में जो जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उसमें से 75% कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, वही तो बात है। इससे भी कम, इससे भी ज्यादा, क्योंकि यूजीसी का आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि पूरे देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वो करीब 26% है। मतलब अगर 100 विद्यार्थी पहली कक्षा में दाखिल होते हैं स्कूल में, तो उसमें से 26 विद्यार्थी जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जबकि वो आंकड़ा गुजरात में 22% है। मतलब 78% ड्रॉप आउट है। 100 विद्यार्थी अगर गुजरात में पहली कक्षा में दाखिल हुए तो उसमें से सिर्फ 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उच्च कक्षा में जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आप कहेंगे कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है और यही एक विकास को दिखाने के लिए मॉडल है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के पीछे जो खर्चा होना चाहिए सरकार का वो नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से शिक्षा में निजीकरण दाखिल हो रहा है। देखिए, अब ये जो सरकारी आंकड़े हैं, DISE के आंकड़े हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के आंकड़े, 1 से 5वीं कक्षा में वो 93.4% है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा में वो 41.8% है। मतलब आधे से भी कम हो गया। तो जितने विद्यार्थी पहली कक्षा में आते हैं वो 11वीं कक्षा तक आते आते भी बहुत कम हो जाते हैं। ये बात हमें
मालूम होती है। इलेक्शन के ठीक पहले सर, इलेक्शन के ठीक पहले आंकड़े आए थे, कुछ तस्वीरें आई थी कि ढेरों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं गुजरात के अंदर। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं कि करीब 5,000 सरकारी स्कूल्स बंद किए जा गए, या तो इन्हें मर्ज कर दिया गया। मैंने ऐसे कई गांव देखे गुजरात में कि जहां सरकारी स्कूल बंद हो गया या तो मर्ज कर दिया गया दूसरी स्कूल के साथ, वहीं बगल में करीब आधे किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में एक निजी स्कूल खुल गया है। इसका मतलब यह हो गया कि जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। इसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, एक तो बात यह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक नहीं है। अभी अभी आंकड़ा 15 दिन पहले ही गुजरात के एक अखबार ने छापा था, जिसमें यह कहा गया था कि गुजरात सरकार की स्कूलों में 70,000 मतलब 70,000 टीचर्स की कमी है। अब 70,000 टीचर्स की कमी, इतना मतलब ये हो गया कि सरकार की जो खुद की स्कूल है वो 37,000 है, तो पर स्कूल एवरेज करीब 2 टीचर्स नहीं है, या तो प्रिंसिपल्स नहीं है। तो अगर टीचर्स है ही नहीं तो फिर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एक और बात भी मैं जोड़ना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में लिबरल आर्ट्स के लिए यह कहा गया है कि हर स्कूल में व्यायाम के लिए, संगीत के लिए और चित्रकारिता के लिए टीचर्स होने चाहिए। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वो ग्रांटिंग एड स्कूल थी, मतलब सरकार की ग्रांट मिलती थी जिस स्कूल में, उसमें मैं पढ़ा हूं। वहां व्यायाम के टीचर भी थे, संगीत के टीचर भी थे, और पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारिता के लिए भी टीचर्स थे। अब आज आप देखें तो 37,000 स्कूल में से एक भी स्कूल में ये 3 शिक्षक नहीं है, जबकि फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है, म्यूजिक के टीचर नहीं है, और पेंटिंग के टीचर नहीं है, आर्ट के टीचर नहीं है। और ये एक हकीकत है। तो आप एक और आप नीति में कहते हैं कि हम लिबरल आर्ट्स की जो शिक्षा है वो देने वाले हैं, और उसमें ये स्पेसिफिक करते हैं कि इन 3 चीजों के शिक्षक होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि करीब 1.5 लाख शिक्षक नहीं है पूरे गुजरात में। अभी अभी अहमदाबाद जैसे शहर में, जी, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी गई है। हाँ, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी गई, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी गई। मैं एक आदिवासी विस्तार जो है छोटा उदयपुर, जो पश्चिम गुजरात में है, मैं वहां गया था। वहां एक सेतु करके गुजरात की पुलिस का कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया गया था, उसमें मैं गया था। वहां एक यंग लड़की थी जो वहां के नजदीक के गांव में टीचर थी। वो मेरे पास आई और कुछ प्रश्न लेकर आई, तो मैंने यूं ही इनसे पूछ लिया कि क्या करती हो। उन्होंने बताया कि वो टीचर है। मैंने कहा कहाँ है आप टीचर? तो वो बोल के गांव है 8 किलोमीटर दूर, वहां वो टीचर है। तो मैंने कहा वहां 8 रूम है? उन्होंने कहा हाँ 8 वर्गखंड तो है। मैंने कहा कि 8 ब्लैक बोर्ड है क्या? उन्होंने कहा हाँ 8 ब्लैक बोर्ड है। मैंने कहा 8 कंप्यूटर है क्या? तो उसने कहा कि हाँ कंप्यूटर है। मैंने कहा 8 टीचर है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 2 ही टीचर है। तो मैंने कहा कि ये 2 टीचर 8 कक्षा में कैसे पढ़ाते हैं? मैंने कहा स्टूडेंट्स कितने हैं? तो उन्होंने बताया कि करीब 162 स्टूडेंट्स हैं, 162। तो 162 टीचर्स स्टूडेंट्स हैं जो 8 कक्षा में पढ़ते हैं, उनको इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। मैं खुद शिक्षक रहा हूं, कॉलेज में रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से
अलग अलग कक्षा के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है। हालांकि यूनिसेफ आजकल इसको मल्टी लेवल टीचिंग बोलता है। ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ और बहुत खराब परिस्थिति है। जैसे सरकार खुद गुणोत्सव करती है स्कूल्स में, तो उस गुणोत्सव में पता चलता है कि 8वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है या विद्यार्थिनी है वो दूसरी कक्षा का जो विद्यार्थी है उतना भी नहीं जानता, उतना भी उसे आता नहीं है। न मल्टीप्लिकेशन आता है, न सब्सट्रैक्शन आता है, न प्लस आता है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ी समस्या। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक और चीज़ हुई है कि सिलेबस में बदलाव खूब हुआ है। लगातार खबरें आती रहती हैं कि अब ये पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। एक दिखता है कि पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो है सिलेबस का कम्युनलाइजेशन किया गया है। इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, गुजरात में एक गुजरात शाला पाठ्य पुस्तक मंडल है, सरकारी एक बोर्ड है। वो सारे विषयों की, सारी कक्षाओं की किताब तैयार करता है। इसमें अब बातें ऐसी चली जो एनसीईआरटी में चली थी वही, कि इतिहास को बदल दिया जाएगा और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसी को गुजरात में गुजराती भाषा में लाया जाएगा। तो इस तरीके से ही इसमें अगर एनसीईआरटी बदलाव करती है तो वो बदलाव अपने आप हमारे यहाँ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी जून से वो थोड़ा बहुत होने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि उसका ट्रांसलेशन करना वगैरह काफी दिक्कत है। एक और बात उसमें आपने उठाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव था अगले दिसंबर में गुजरात विधानसभा का, उसके थोड़े महीने पहले गुजरात सरकार ने यह घोषित किया था कि गुजरात की स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अब भगवत गीता का जो दर्शन है वो तो बहुत कठिन है। वो कठिन अनासक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका जो दर्शन है वो विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि वो अभी व्यवहार में नहीं हुआ है इस जून से। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है। लेकिन ये एक छलावा है कि हम विद्यार्थियों को भगवत गीता पढ़ाएंगे। सेक्युलरिज्म को देखते हुए भी मुझे लगता है कि अगर आप कोई मूल्यनिष्ठ शिक्षण, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो सब पढ़ाने की बात करनी चाहिए। हालांकि एक बात ये भी समझनी चाहिए कि ये जो भगवत गीता का मामला उठाया गया तो वो किसी करिकुलम में डालने की बात थी ही नहीं। वो तो एक एक्स्ट्रा एजुकेशन होता है, एक क्लास होता है, उसमें वो पढ़ाई जाएगी, ऐसा था। तो मतलब पढ़ाई ही नहीं जाएगी सच में। तो ये बात हो रही है गुजरात में। सर, ये तो लोअर एजुकेशन की बात हुई, मतलब प्राइमरी और स्कूल लेवल पे। कॉलेज एजुकेशन की क्या हालत है? क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी से भी हमने बहुत सारा देखा कि चित्रकला की प्रदर्शनियां थी, पेंटिंग एग्जीबिशन रोक दिया गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है? देखिए, आपने हायर एजुकेशन का मुद्दा उठाया तो मैं गुजरात के बहुत जाने माने और इंडिया टुडे और द वीक ने जिसे करीब 8 साल तक लगातार फर्स्ट 50 आर्ट्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया का में जिसको स्थान दिया गया, ऐसे आज के आर्ट्स कॉलेज में मैं अंतिम 22 साल तक प्रोफेसर रहा और थोड़े समय के लिए प्रिंसिपल भी रहा। इसलिए मुझे 2 प्रसंग याद आते हैं, वो मैं आपको कहूं ताकि गुजरात की जो स्थिति है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो यह है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह तय किया जब सेमेस्टर सिस्टम 2011 में दाखिल की गई तब, कि पर्यावरण का जो विषय है, एनवायरनमेंट का जो विषय है, वो फाउंडेशन कोर्स में डाला जाए। तो वो फाउंडेशन कोर्स का, एनवायरनमेंट का कोर्स
हमारे कॉलेज में पढ़ाने का तय हो गया। सेमेस्टर 2 में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि आपको ये पढ़ाना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कहां पढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे तो सेमेस्टर 2 के 5 डिवीजन है, तो पांचों में एक साथ तो कैसे पढ़ाएंगे, तो और कौन 4 डिवीजन में पढ़ाने आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको ही पढ़ाना है, हमें हॉल में पढ़ाना है। मैंने कहा हॉल में मतलब? उन्होंने कहा हमारा ये जो ऑडिटोरियम है उसमें पढ़ाना है। मैंने कहा उसमें तो साढ़े 750 विद्यार्थियों को पढ़ाना है। उन्होंने कहा हाँ, और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने पूरा एनवायरनमेंट का कोर्स, जो फाउंडेशन 2 क्रेडिट का कोर्स था, वो उस ऑडिटोरियम में पढ़ाया। अब आप बताइए कि ये हालत है एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। गुजरात का ये पश्चिम गुजरात के एक आदिवासी विस्तार का कॉलेज है, बहुत जाना माना कॉलेज है वो, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कॉलेज। और सेकंड सेमेस्टर में वहां भी पढ़ाना था एनवायरनमेंट। तो मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे वहां न्योता दिया कि आप एनवायरनमेंट के ऊपर आपने किताब भी लिखी है पढ़ाने के लिए, तो आप वहां अपना भाषण देने के लिए आइए। मैं वहां गया तो पहली मंजिल पर, कॉलेज की पहली मंजिल पर मेरा व्याख्यान रखा गया था। मैंने सोचा कि वहां कोई बड़ा हॉल होगा, उसमें मेरा व्याख्यान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर जहां मुझे बिठाया गया उसके सामने एक लॉबी थी, राइट में एक लॉबी थी, लेफ्ट में एक लॉबी थी, वहां सब विद्यार्थी बैठे हुए थे। और यहां दोनों, उस और मेरे पीछे, एक यहां और एक यहां, दो जगह एक दो दो कमरे थे, वहां भी 100 विद्यार्थी बैठे हुए थे, जिनको न मैं देखता था और न विद्यार्थी मुझे देखते थे। तो ऐसे मैंने करीब 500-700 विद्यार्थियों को भाषण दिया, व्याख्यान हो गया पूरा। प्रिंसिपल ने मेरा आभार माना और उसके बाद मेरे दोस्त प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि यहां जो कागज घूम रहा है उसमें सबके नंबर और नाम लिखे हुए हैं, आप सब विद्यार्थी इसमें साइन कर दीजिए, ताकि ये समझा जाएगा कि आप इसमें इस व्याख्यान में हाजिर रहे हो। और इस एनवायरनमेंट के फाउंडेशन कोर्स का जो करिकुलम है, अभ्यासक्रम है, वो खत्म हो गया और इसकी परीक्षा भी खत्म हो गई। हमने खाना पूरी शब्द सुना था सर, कि एक चीज होती है खाना पूरी। सर हमने सुना था एक चीज होती है खाना पूरी, आज आपने समझा दिया खाना पूरी कैसे होती है। हाँ, बस ऐसे ही हुआ। जब मैंने प्रिंसिपल को नीचे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में एक जमाने में 82 मतलब 82 प्रोफेसर थे और आज 33 है, हम कैसे एनवायरनमेंट का कोर्स पढ़ाएं। ये गुजरात का हालत है। आज सरकारी कॉलेजेस में और ग्रांटीड एड कॉलेजेस में कम से कम 150 से ज्यादा कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूं कि कम से कम 2000 अध्यापक नहीं है, 2000 के करीब अध्यापक नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले ही एक कॉलेज में गया था, तो उन्होंने बताया मुझे कि वहां 2200 स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के 2200 स्टूडेंट्स हैं। एक तहसील प्लेस है दहगाम, वहां पर, और वहां अध्यापकों की संख्या 18 है। और उसमें भी 2 या 4 अध्यापक तो अभी जून में आए, वरना 12-14 अध्यापक थे। यानी 18 टीचर्स जो हैं, 18 शिक्षक जो हैं, वो 2200 विद्यार्थियों को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 2200 को। यस, बहुत महंगा हो गया है गुजरात में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। जब ये यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और वहां से सब विद्यार्थी भागे, तो वहां से भागने वाले में पूरे भारत के विद्यार्थी थे, लेकिन मुझे तभी पता चला कि गुजरात के 2000 विद्यार्थी वहां थे, यूक्रेन से भाग कर आए। तो यहां मेडिकल एजुकेशन करीब 1 करोड़ रुपयों में होता है, जो यूरोप में करीब 20 लाख में या 25 लाख रुपये में हो जाता है। इसलिए यहाँ के विद्यार्थी यूक्रेन तक जाते हैं मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये यहाँ का उच्च शिक्षा का मॉडल हो गया है।
मैं एक और बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि गुजरात में सरकारी कॉलेज जो हमारे प्रधानमंत्री का पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब जो उनका विधानसभा क्षेत्र रहा मणिनगर अहमदाबाद का, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद जो कॉलेज खोला था जिसे केका शास्त्री कॉलेज कहा जाता है, अभी करीब 4-5 साल पहले उसको प्राइवेट कंपनी बना दिया गया और उसके साथ केका शास्त्री कॉलेज का जो कैंपस है उसमें जितनी कॉलेजेस हैं सभी को एक कंपनी में जोड़ दिया गया। ये प्राइवेटाइजेशन सरकारी कॉलेजेस का भी हो रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत काफी खतरनाक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीस होती है और मोटे तौर पे वहां जो गुजरात के उच्च वर्ग के लोग होते हैं या हायर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वही उसमें शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, और दूसरी ओर सरकारी कॉलेज में और जो ग्रांटीनेड कॉलेजेस है उसमें अध्यापकों की बहुत सी कमी महसूस करते हैं। गुजरात का सरकार का जो उच्च शिक्षा का खर्चा है वो भी बहुत डिली डैलिंग रहा है। आप देखें तो पता चलेगा कि 2022-23 का जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें उच्च शिक्षा का खर्चा करीब 21% कम कर दिया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो यह हो गया कि आप निजी करण को ही बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी भी हमेशा यह कहते रहते हैं, जैसा कि अभी तो उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलते हैं। तो देखिए गुजरात में क्या हुआ है। हाँ, ये बात सच है कि 2003 में, मतलब जब नरेंद्र मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने उसके 2 साल बाद गुजरात में सिर्फ 2 निजी यूनिवर्सिटी थी, और 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 50 यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सरकार निजीकरण को ही बढ़ावा दे रही है, और इतनी तेजी से ये निजी यूनिवर्सिटीज बढ़ रही है कि 2003 से 2014 में 12 साल में 20 निजी यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई थी, जबकि 2015 से 2021 में 30 निजी यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई है। तो और सरकार ने अपनी खुद की यूनिवर्सिटियों की संख्या, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, उसको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी यूनिवर्सिटियां बनाई और वो यूनिवर्सिटी 27 हो गई। जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी से आप सेंट्रल गुजरात यूनिवर्सिटी भी हो गई, और वल्लभ विद्यानगर यूनिवर्सिटी तो थी ही। तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उनको तोड़ के बनाई गई है। सर, एक आखिरी सवाल पूछ लें क्योंकि वक्त हो रहा है प्रोग्राम का, उसके बिना गुजरात के एजुकेशन पे बात नहीं होती। आप पहले भी हमारे एक शो में आए थे और आपने इंटायर वाला पूरा एक समझाया था कि इंटायर गुजरात में किसको कहा जाता है, और अपनी डिग्री भी आपने दिखाई थी और बताया था। तो 2 सवाल, पहला तो ये कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस गुजरात में क्या मतलब रखता है, क्या मतलब होता है उसका, और दूसरा ये कि क्या डिग्रीज पे इंटायर लिखा जाता है? देखिए, एंटायर का मतलब यह होता है एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि पहले साल और दूसरे साल में 4 जो पेपर होते हैं, वो चारों पेपर, और दूसरे साल में 4 पेपर एक ही विषय के हो तो उसे एंटायर कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है तो उसे एंटायर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि मैंने पहले साल और दूसरे साल 1977-79 में
इकोनॉमिक्स में एमए किया और ये 8 पेपर मेरे इकोनॉमिक्स के थे, इसलिए उसे एंटायर इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। उसी तरह एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी होता है। सर इसमें ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ही एमए किया है, तो हमारे यहाँ तो 8 पेपर इकोनॉमिक्स के पढ़ने ही होते थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं था। आपके यहाँ ऑप्शन क्या होता है अगर कोई इंटायर ना पढ़ना है? नहीं, उसमें आर्ट्स में ऐसे ऑप्शंस होते थे, जैसे कि हिस्ट्री के साथ भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं, उसे एंटायर नहीं कहते। या पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते थे। आज ऐसी सुविधा नहीं है, वो सुविधाएं चली गई जो पहले थी। और दूसरी बात कि डिग्री में एंटायर लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। तो मैंने जब एमए किया 79 में, उसके बाद जो डिग्री आई उसमें उस वक्त एंटायर लिखा नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद एंटायर लिखना शायद शुरू हो गया ताकि पता चले, क्योंकि ये जो विद्यार्थी है वो डिग्री में किस विषय में प्राप्त की है। हालांकि वैसे तो वो मार्कशीट में लिखा हुआ होता है कि कौन से विषय में कितने पेपर है और उस पेपर में कितने मार्क आए हुए हैं, लेकिन डिग्री में एंटायर लिखना उसके बाद शुरू हुआ था, अर्ली 80s से, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। गुजरात के एजुकेशन पे हमने डिटेल में बात की, और जिस तरह से आपने बताया कि गुजरात में एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं या फिर मर्ज किए जा रहे हैं। नंबर 1, फीस बहुत बढ़ गई है। नंबर 2, टीचर्स बिल्कुल नहीं हैं। आपने बताया कि टीचर्स की कॉलेजेज में भी बहुत ज़्यादा कमी है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा कमी है। ये चिंता का विषय है और दुर्भाग्य से पूरे देश में ऐसे दृश्य दिख रहे हैं। मैं यूपी से आता हूँ, वहाँ के स्कूलों की भी यही हालत है। मध्य प्रदेश में मैं बहुत समय रहा हूँ, वहाँ के भी स्कूलों की मैंने यही हालत देखी। जैसा आपने बताया कि एक हॉल में कई क्लासेस के बच्चे बैठे हुए हैं, अब उसको अच्छा सा अंग्रेजी कोई नाम दे दे, मल्टी लेवल वगैरह वगैरह, लेकिन सच तो ये है सर कि आप भी समझते हैं, आप शिक्षक रहे हैं, कि वो शिक्षा का सत्यानाश है कि क्लास 2 का, 1st का बच्चा और क्लास 8th का बच्चा एक साथ बैठकर एक ही टीचर से कुछ नहीं सीख सकता है। सबका लेवल अलग अलग होता है, सबका सिलेबस अलग अलग होता है, और ये बहुत चिंतनीय स्थिति है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आपसे समझेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है सर, दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बना लीजिए, दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन जब तक शिक्षक नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती है। 25-30 छात्रों से बड़ी कक्षा में दुनिया का कोई भी शिक्षक जो है वो बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। तो और शिक्षा जब नष्ट होती है तो देश अपने आप धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, ये एक हकीकत है। तो इस पूरे मॉडल को हमने सर से समझा, देखा। जब आप गुजरात मॉडल के बारे में सुन रहे थे तो हो सकता है आपको अपने राज्य के मॉडल के बारे में भी लगा हो। आपके यहाँ ऐसी डिटेल्स हो तो कमेंट में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि देश में शिक्षा का अभी क्या हाल है। खासतौर पर जो शिक्षक और विद्यार्थी हों वो ज़रूर बताएं कि आपके कॉलेजेज और स्कूलों में शिक्षा की क्या कंडीशन हो गई है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार सर। अगले शो में हम फिर किसी ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर।